Hello and welcome to Paramount Academy, my students. So as we were studying our parts of speech series, जिसका 7th chapter conjunction चल रहा था. So without making any further delay, let's get started. So first of all, what is a conjunction? Let us try to answer this question. अब ये टॉपिक हमारे लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन कुछ रिवाइज करने वाली बातें हैं. तो डेफिनेशन क्या बोलती है कंजंक्शन की, देखो. A conjunction is a word that joins words, phrases, clauses और sentences. पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था phrases का मतलब होता क्या है, राइट? ऐसा कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मतलब सब्जेक्ट वर्ब की जोड़ी नहीं है और उसका कुछ पार्शियल सेंस बन रहा है, कंप्लीट मीनिंग वो नहीं बना पा रहा है, तो उसको हम फ्रेज बोलते हैं. वाइल क्लॉज का मतलब क्या है? क्लॉज मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मतलब एक सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर है. उसका मीनिंग कंप्लीट बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है. जैसे एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ. इसी एग्जांपल में देखो, इन द मॉर्निंग ये एक फ्रेज़ है. इन एक प्रेपोजिशन, द एक आर्टिकल, मॉर्निंग एक नाउन है. ऑल्दो एक नाउन है लेकिन हमारे पास इसमें एक वर्ब है ही नहीं, तो इसको हम एक फ्रेज़ बोल सकते हैं, इसको क्लॉज नहीं बोला जा सकता. क्योंकि इन द मॉर्निंग का मीनिंग कंप्लीट नहीं बन रहा है. इसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पेयर नहीं है. नाउन है लेकिन नाउन कब सब्जेक्ट बनेगा? जब उसके साथ वर्ब होगा, तो वो है नहीं. और क्लॉज क्या है? और क्लॉज इस एग्जांपल में देख सकते हो. बिकॉज इट वॉज रेनिंग, इसमें एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है. इट एक प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्ट है. वॉज एक वर्ब है, क्योंकि वो एक ही ग्रुप ऑफ वर्ड में आ रहे तो इसको हम एक क्लॉज बोल सकते हैं. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पेयर है लेकिन उसका मीनिंग पूरा नहीं बन पा रहा है. बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी. अनटिल एंड अनलेस उसके पहले वाला पार्ट आई स्टेड एट होम ये नहीं ऐड करा जाएगा तब तक उसका मीनिंग नहीं बनेगा, राइट? तो ये क्लॉज होगा. और ये पूरा पार्ट आई स्टेड एट होम ये भी अपने आप में क्लॉज है, जिसका मीनिंग पूरा बन रहा है, तब भी ये क्लॉज है. तो इससे समझ गया आया हमको, क्लॉज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा और उसका मीनिंग पूरा बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, राइट? तो चलो पॉइंट पे आते हैं. कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस. अब ये चारों तुमको पता है. एग्जाम्पल्स देखो, जैसे जॉइनिंग वर्ड्स में रिया एंड सीता आर सिस्टर्स. रिया एक नाउन है, सीता एक नाउन है, दोनों को ज्वाइन कैसे करा? एंड. तो एंड इज़ अ कंजंक्शन. टी और कॉफ़ी, टी एक नाउन है, कॉफ़ी एक नाउन है, कैसे ज्वाइन करा? कंजंक्शंस. जैसे फ्रेज भी ज्वाइन कर सकता है. एग्जाम्पल, ही वर्कड इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग. इन द मॉर्निंग एक फ्रेज है, इन द इवनिंग एक और फ्रेज है. दोनों को कैसे ज्वाइन करा? ही वर्कड इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, वो सुबह और शाम दोनों वक्त काम करता था. और क्लॉज कैसे ज्वाइन होंगे? देखो, आई स्टेड एट होम, आई सब्जेक्ट, स्टेड वर्ब, ये एक क्लॉज हो गया. इट सब्जेक्ट, वॉज वर्ब और एक क्लॉज हो गया. तो आई स्टेड एट होम एक क्लॉज हुआ, बिकॉज इट वॉज रेनिंग और एक क्लॉज हुआ. नाउ लेट अस मूव टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. कंजंक्शन के कितने हैं? 3 टाइप्स है. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोरिलेटिव कंजंक्शंस. वन बाय वन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज 3 टाइप्स. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये होते क्या है? देखो, a coordinating conjunction is a conjunction that joins 2 or more words, phrases or independent clauses of equal grammatical rank or importance. Simple words, it joins elements that are equal in sentence. मतलब क्या हुआ? coordinating conjunctions ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को ज्वाइन करता है जो इक्वल होंगे ग्रामेटिकल रैंक या इंपॉर्टेंस में. सिंपल इसका मतलब यही हुआ कि वो वर्ड को वर्ड से ज्वाइन करेगा,
क्लॉज को क्लॉज से ज्वाइन करेगा, फ्रेज को फ्रेज से ज्वाइन करेगा, या सेंटेंस को सेंटेंस से ज्वाइन करेगा। ये इंटरडिपेंडेंटली मतलब एक नाउन को किसी क्लॉज से ज्वाइन नहीं करेगा, एक फ्रेज को किसी क्लॉज से ज्वाइन नहीं करेगा, तब इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये चीज़ हमको सबऑर्डिनेटिंग के वक्त कंफ्यूज करेगी। दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू, दो इक्वल एलिमेंट्स को ही ज्वाइन करेगा नाउन। देखो ये चीज़ को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, दो इक्वल एलिमेंट होने चाहिए। मतलब क्या, दोनों चीज़ें, चाहे वो वर्ड वर्ड का पेयर हो, चाहे वो क्लॉज क्लॉज का पेयर हो, इवन अगर वो क्लॉज है तो दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट होंगे, तभी वो ज्वाइन होंगे। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दूसरे डिपेंडेंट क्लॉज से ज्वाइन नहीं होगा एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से होगा। ठीक है, सो लेट अस गो बाय एग्जांपल्स, बेटर समझ में आएगा। जस्ट लाइक वर्ड्स में दे जॉइन टू वर्ड्स ऑफ द सेम काइंड, एक जैसे वर्ड ज्वाइन होंगे। जैसे पहला वाला राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम भी नाउन है, श्याम भी नाउन है, राइट। सेकंड, टी और कॉफ़ी, टी भी नाउन है, कॉफ़ी भी नाउन है। थर्ड वन, शी इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, यहाँ देखना पुअर एक एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट भी एक एडजेक्टिव है, तो दोनों एडजेक्टिव को ज्वाइन करा, दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम है। सो दैट इज आई वाज सेइंग कि दो ग्रामेटिकली इक्वल एलिमेंट्स को ही ज्वाइन करेगा। चाहे वो एडवर्ब होंगे तो दो एडवर्ब को ही ज्वाइन करेगा, एडजेक्टिव होंगे तो दो एडजेक्टिव को ही ज्वाइन करेगा, नाउन होंगे तो दो नाउन को ही ज्वाइन करेगा। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। वर्ड्स के अलावा आप फ्रेजेस देखो, जैसे दो फ्रेजेस, ही वर्क्स इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। अभी देखा था थोड़ी देर पहले, वो वर्क करता है, कब कब करता है, इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। इन द मॉर्निंग एक फ्रेज हुआ, इन द इवनिंग भी एक फ्रेज हुआ, तो दोनों फ्रेजेस को ज्वाइन कर दिया। शी लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग बुक्स, अगेन यू कैन सी शी लाइक्स, यहाँ तक का पार्ट प्रेडिकेट हो गया। प्लेइंग क्रिकेट एक फ्रेज हुआ, रीडिंग बुक्स एक और फ्रेज हुआ, तो दो फ्रेजेस को ज्वाइन कर दिया। वी वॉकड थ्रू द पार्क बट विदाउट टॉकिंग, अगेन थ्रू द पार्क एक फ्रेज हुआ, विदाउट टॉकिंग एक और फ्रेज हुआ, सो दो फ्रेजेस को ज्वाइन कर दिया इसने। जैसे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को भी ज्वाइन करता है। वेनेवर वी से इंडिपेंडेंट क्लॉज ना, अंडरस्टैंड दिस थिंग, इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब है वो अपने आप में एक सेंटेंस भी है, वो एक सिंपल सेंटेंस है। व्हेन वी विल बी सीइंग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, उसमें बताऊंगा बहुत डिटेल में, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना समझना कि अगर कोई क्लॉज इंडिपेंडेंट है मतलब वो अपने आप में एक सेंटेंस है। ठीक है, नाउ लुक एट दिस, आई वॉज टायर्ड बट आई फिनिश्ड माई वर्क, मैं थका हुआ था, पूरा मीनिंग बना रहा है। यस, आई फिनिश्ड माई वर्क, आई फिनिश्ड माई वर्क पूरा मीनिंग बना रहा है। हाँ, तो दोनों को ज्वाइन कैसे करा, आई वॉज टायर्ड बट आई फिनिश्ड माई वर्क, दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स है। अगर कोई थका हुआ होगा तो जनरली अपना काम करने में आलस करेगा, लेकिन फिर भी उसने करा, तो दो ऑपोजिट सिचुएशंस को ज्वाइन करने के लिए बट का इस्तेमाल करा जाता है, जो कि उसने करा है यहाँ पे। आई वॉज टायर्ड बट आई फिनिश्ड माई वर्क। जैसे इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड इंडोर्स, सो का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस बताना, मतलब अगर पहले स्टेटमेंट एक रीज़न है और दूसरा स्टेटमेंट उसका कॉन्सिक्वेंस माने अंजाम है, तब सो का इस्तेमाल करा जाता है। जैसे इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड इंडोर्स, बारिश हो रही थी इसीलिए हम घर के अंदर ही रहे, तो पहला वाला रीज़न है, दूसरा वाला उसका कॉन्सिक्वेंस मतलब उसका अंजाम है, रिजल्ट है। शी स्टडीड हार्ड एंड शी पास द एग्ज़ाम, दो सिमिलर या दो व्हाट वी कैन से इक्वल आइडियाज़ वाले ग्रुप ऑफ वर्ड्स है या सेंटेंसेस हैं, उनको ज्वाइन कर दिया। जैसे शी स्टडीड हार्ड, शी पास द एग्ज़ाम, सही बात है, स्टडी करेगा तभी तो एग्ज़ाम पास होगा, तो वही लिखेंगे, शी स्टडीड हार्ड एंड शी पास्ड एग्ज़ाम। इसी केस में सो का भी इस्तेमाल करा जा सकता है, सो यू डोंट गेट कन्फ्यूज, सो कैन ऑफ कोर्स बी यूज्ड इन दिस प्लेस। एंड का भी इस्तेमाल करा जाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक है, ये न्यूमोनिक याद रख लो। फैन बॉयज FANBOYS, फैन बॉय सिंपली फॉर एंड नॉर बट और येट सो।
तो इससे आप सभी को अच्छे से याद कर सकते हैं। ये दो इक्वल आइडियाज़ को, दो इक्वल ग्रामेटिकल एलिमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि जब सबऑर्डिनेटिंग पढ़ाऊंगा तो आपके मन में बहुत सवाल आएंगे, इसीलिए ये चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। याद रखो, दो एलिमेंट्स ऐसे जो इक्वल ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस के होंगे उसको ज्वाइन करने के लिए फैन बॉयज का इस्तेमाल करा जाएगा। फॉर रीज़न बताने के लिए, जैसे बिकॉज का इस्तेमाल करते इसलिए ब्रैकेट में लिखा भी है मैंने, लेकिन बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग होगा, जब सबऑर्डिनेटिंग पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। एंड एडिशन के लिए दो चीज़ों को ऐड करना है जो सिमिलर होंगी, एंड का इस्तेमाल करो। नॉर नेगेटिव एडिशन करना है तो नॉर का इस्तेमाल करो। बट कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है ऑपोजिट सिचुएशन, दो सिचुएशन जो एक दूसरे से कंप्लीटली उल्टे नज़र आ रहे होंगे तो उसको कॉन्ट्रास्ट बोला जाता है। तो इसी केस में बट का इस्तेमाल करना है। और का इस्तेमाल करना है चॉइस के लिए, ऑल्टरनेटिव के लिए। दो चीज़ें हैं उनके बीच में चॉइस प्रोवाइड करना है, जैसे व्हाट विल यू हैव, अ टी और कॉफ़ी, तो चॉइस दे रहे हैं हम। और का इस्तेमाल करो। येट अनएक्सपेक्टेड कॉन्ट्रास्ट, अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली नाउ। येट का इस्तेमाल तब करा जाएगा अगर किसी एक सिचुएशन के होने पे दूसरी का होना एक्सपेक्टेड है पर नहीं हुआ, तो येट का इस्तेमाल करेंगे। या एक सिचुएशन के होने पे दूसरे का एक्सपेक्टेड नहीं है और फिर भी हो जाए, तब येट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, ही स्टडीड वेरी हार्ड येट ही फेल्ड, मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा मेहनत करा एग्ज़ाम के लिए लेकिन फेल हो गया, फिर भी फेल हो गया। तो पहली सिचुएशन के होते हुए दूसरे का होना एक्सपेक्टेड है फिर भी नहीं हुआ, तब येट का इस्तेमाल करेंगे। अनएक्सपेक्टेड कॉन्ट्रास्ट मतलब जिस चीज़ की उम्मीद है वो नहीं हुई, उसके उल्टा हो गया, तो येट का इस्तेमाल करो। देन कम्स सो का इस्तेमाल करा जाता है रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस, जैसे बताया था मैंने। सो के बाद में जो स्टेटमेंट यूज़ होगा वो कॉन्सिक्वेंस होगा पहले वाले स्टेटमेंट का। यही एग्जाम्पल ले लेंगे वापस से। ही स्टडीड वेरी हार्ड सो ही पास्ड, उसने बहुत मेहनत करी इसलिए वो पास हो गया। तो दूसरा वाला कॉन्सिक्वेंस, उसका रिजल्ट होगा, उसका अंजाम होगा पहले वाले स्टेटमेंट का, पहला रीज़न होगा। फॉर और सो को ऑल्टरनेटली या उसको व्हाट वी कैन से उल्टा करके यूज़ करा जा सकता है। इसी सेंटेंस को ऐसा भी लिखा जा सकता है कि ही पास्ड फॉर ही वर्कड वेरी हार्ड, या ही पास्ड फॉर ही स्टडीड वेरी हार्ड। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसमें रीज़न बाद में आ रहा है, कॉन्सिक्वेंस पहले आ रहा है। सो आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल। So let us move further now. Our next part is subordinating conjunction. Now what is subordinating conjunction? A subordinating conjunction is a conjunction that joins an independent clause with a dependent clause. It makes one clause depend on the other for its complete meaning. ये चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। कोऑर्डिनेटिंग दो इक्वल चीज़ों को ज्वाइन करता है। सबऑर्डिनेटिंग एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब जो अपने आप में एक सेंटेंस बने रह सकता है, वो सिंपल सेंटेंस है, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, उसको एक डिपेंडेंट क्लॉज से ज्वाइन करता है जो अपने आप में सेंटेंस के तौर पे खड़ा नहीं रह पाएगा अनटिल एंड अनलेस उसके अंदर हम पहला वाला पार्ट ऐड करेंगे। एग्जाम्पल लेके समझो। आई स्टूड अप व्हेन द टीचर एंटर्ड। अब ये व्हेन के आगे वाला पार्ट अगर मैं आई स्टूड अप को स्किप करके या फिर उसको थोड़ी देर के लिए इमेजिन करके चलो कि वो नहीं है, तो वो मीनिंग बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। व्हेन द टीचर एंटर्ड, इसके लास्ट में फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। अगर क्वेश्चन मार्क होता तो ये सवाल होता, व्हेन द टीचर एंटर्ड, लेकिन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये एक क्लॉज है जो अपना मीनिंग नहीं बना पा रहा है, तो इसको एक डिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे। आप पूरा ऐड कर लो। आई स्टूड अप व्हेन द टीचर एंटर्ड, क्या मतलब हुआ इसका? मैं खड़ा हुआ जब टीचर क्लास में एंटर्ड हुई। ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि मैं, आप पूरा पढ़ो। आई स्टूड अप व्हेन द टीचर एंटर्ड, मैं खड़ा हो गया जब टीचर एंटर कर गए। ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि टीचर कब एंटर हुए। व्हेन द टीचर एंटर्ड, ये क्वेश्चन हुआ ना, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर कब नहीं है, जब है। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टूड अप व्हेन द टीचर एंटर्ड, मतलब मैं खड़ा हुआ जब टीचर क्लास में एंटर हो गए। अगर समझ आ रहा होगा तो वेरी इनफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल सी, प्लीज़ वेट अंटिल आई रिटर्न। इसमें अंटिल आई रिटर्न इंडिपेंडेंटली मीनिंग नहीं बना सकता, जब तक मैं वापस ना आऊँ। अब इसका क्या मतलब हुआ? नहीं हुआ। ये ऐड कर लो अब, प्लीज़ वेट अंटिल आई रिटर्न, वेट करना जब तक मैं वापस ना आऊँ। अब मीनिंग बन रहा है, यस।
तो पहला वाला पार्ट देखो, दोनों सेंटेंस में आई स्टूड अप, मैं खड़ा हुआ, ये मीनिंग बना पड़ा है। प्लीज़ वेट, रुको, या प्लीज़ मेरे लिए रुको, विनती कर रहा है, तो ये मीनिंग बना पाएगा। लेकिन सेकंड वाला पार्ट मीनिंग नहीं बना पा रहा है, तो वो सेकंड वाला पार्ट जो है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, जिसको ज्वाइन करने के लिए हमको लगता है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और ये वाले हाईलाइटेड पोर्शन में के वर्ड्स आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही है। Finally, let us move to our last portion, correlative conjunctions. अब correlative conjunction क्या है? Correlative conjunctions are pairs of conjunctions that work together to join equal words, phrases or clauses. Unlike coordinating and subordinating conjunctions, they always occur in pairs. अभी पहला वाला टाइप जो हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन एग्जैक्टली उसी तरह का है, इक्वल एलिमेंट्स को माने वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस या सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। डिफरेंस बस इतना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इकलौता आता था, कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर्स में माने जोड़ियों में आता है। जब दो वर्ड्स या दो क्लॉजेस या दो फ्रेजेस इक्वल इंपॉर्टेंस के होंगे तो उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए जोड़ियों में इस्तेमाल करे जाने वाले कोरिलेटिव कंजंक्शंस होंगे। एग्जाम्पल, आइदर टी और कॉफ़ी। जैसे आप क्या लेंगे, व्हाट विल यू टेक, आइदर टी और कॉफ़ी। तो आइदर और ये चॉइस के लिए इस्तेमाल करे जाने वाले कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। और सिंपली चॉइस प्रोवाइड करता है, आइदर और थोड़ी सी हाईलाइटेड मतलब थोड़ी सी एग्जैजरेटेड, उसको बढ़ा चढ़ाकर हाईलाइट करके एम्फसाइज करके चॉइस प्रोवाइड करता है। जैसे नाइदर नॉर। जिस तरह नॉर एक नेगेटिव चॉइस या नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, सिमिलरली जोड़ियों के लिए नाइदर नॉर का इस्तेमाल करा जाता है। इसमें थोड़ा सा हाईलाइट है, थोड़ा एम्फोसिस है, सिंपल। एग्जाम्पल के लिए, नाइदर राम नॉर श्याम इज़ इंटेलिजेंट। क्या मतलब हो इसका, ना तो राम ना ही श्याम, दोनों में से कोई इंटेलिजेंट नहीं है। तो ऐसा जैसे एंड का इस्तेमाल करा जाता है एडिशन के लिए, वैसा बोथ एंड का इस्तेमाल करा जाता है सिर्फ जब दो चीज़ें इन्वॉल्व हो तभी। फॉर एग्जाम्पल, बोथ ऑनेस्टी एंड काइंडनेस आर वर्चूज़। मतलब ऑनेस्टी और काइंडनेस दोनों सद्गुण हैं, अच्छे गुण हैं। इस तरह से जैसे फ्रेजेस देख लो आप, शी लाइक्स बोथ रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग मूवीज़। उसको दोनों पसंद है। क्या क्या पसंद है, रीडिंग बुक्स, वॉचिंग मूवीज़। रीडिंग बुक्स और वॉचिंग मूवीज़ दोनों फ्रेजेस ही है। तो कैसे ज्वाइन करा, बोथ और एंड से सिमिलर आइडियाज़ है। जैसे ही डिसाइडेड आइदर टू स्टडी एट होम और टू ज्वाइन अ लाइब्रेरी। यहाँ पर देखो, ही डिसाइडेड, क्या डिसाइड करा उसने, टू स्टडी एट होम एक फ्रेज है, टू ज्वाइन अ लाइब्रेरी एक और फ्रेज है। दो इक्वल सिमिलर एलिमेंट्स को ज्वाइन कर दिया। ऐसे क्लॉजेस भी ज्वाइन करता है। एग्जाम्पल के लिए, नॉट ओनली डिड शी सिंग बट ऑल्सो शी डांस्ड। डिड शी सिंग देखना क्लियरली, सब्जेक्ट है शी, सिंग है वर्ब, तो ये क्लॉज हुआ। शी डांस्ड, शी सब्जेक्ट है, डांस्ड वर्ब है, तो अब अगेन क्लॉज हुआ। तो नॉट ओनली डिड शी सिंग बट ऑल्सो शी डांस, ना सिर्फ वह गाती है पर वो डांस भी करती है। तो एक और बार क्लॉजेस को भी ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। वेदर यू अग्री और नॉट द डिसीजन हैज़ बीन मेड, अगेन क्लॉजेस है। यू अग्री, यू सब्जेक्ट, अग्री वर्ब, राइट। द डिसीजन हैज़ बीन मेड, अगेन द डिसीजन एक सब्जेक्ट है, हैज़ बीन मेड ये पूरा का पूरा एक वर्ब फ्रेज है, मतलब वर्ब की काम कर रहा है। तो क्या हुआ, ये दो क्लॉजेस हैं, ज्वाइन कैसे करा, वेदर और से। चाहे तुम एग्री करो या ना करो लेकिन फैसला हो चुका है, ऐसे। तो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कोरिलेटिव कंजंक्शंस। सो फाइनली इसको समराइज करते हैं जल्दी से, पे अटेंशन नाउ। बोथ एंड, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन क्या है, दो एलिमेंट्स को ऐड करना है, सिंपल एज दैट। लेकिन वेरी क्लियर, वंस अगेन आई एम सेइंग, सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट्स को ऐड करना है। एंड का इस्तेमाल हम दो से ज़्यादा चीज़ों को अगर लिस्ट प्रोवाइड करें तब इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट मी जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, शिमला, दार्जिलिंग एंड नैनीताल
आर हिल स्टेशंस, 3 चीज़ें हैं इसमें, लिस्ट है राइट। तो एंड का इस्तेमाल करा जा रहा है। बोथ एंड का इस्तेमाल ऐसा नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस सिर्फ 2 ही चीज़ें होंगी तभी बोथ और एंड का इस्तेमाल करा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बोथ राम एंड श्याम आर ऑनेस्ट, तो यहाँ हम शुरुआत ही ऐसे कर रहे हैं कि दोनों राम और श्याम ऑनेस्ट है, मतलब सच्चे हैं, झूठ नहीं बोलते, तो 2 ही चीज़ों के लिए इस्तेमाल करा जाएगा। सेकंड वन, चलो मूविंग टू आइदर और, सिमिलर टू एंड जैसे और का इस्तेमाल भी 2 से ज़्यादा चीज़ों की चॉइस प्रोवाइड करनी हो लिस्ट में तो करा जा सकता है, लेकिन आइदर और का नहीं करा जा सकता। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एप्पल्स, चेरीज और गुआवाज, व्हाट इज़ योर फेवरेट। यहाँ पे 3 से ज़्यादा चीज़ें हो गई, और का इस्तेमाल करा जा रहा है। आइदर और सिर्फ 2 चीज़ों के लिए करा जाएगा, चॉइस होगी दोनों में से एक के लिए। एग्जाम्पल के लिए आइदर टी और कॉफ़ी, तो या तो टी या तो कॉफ़ी, 2 ही चीज़ें होनी चाहिए। उसी तरह से नेगेटिव चॉइसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो नाइदर नॉर का इस्तेमाल, नाइदर राम नॉर श्याम, ना तो राम ना तो श्याम आया, दोनों में से कोई भी नहीं आया। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका इस्तेमाल भी एडिशन के लिए इस्तेमाल करा जाता है, लेकिन ये थोड़ा एम्फोसिस ज़्यादा है राइट। जैसे एग्जाम्पल के लिए शी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, इसमें एक सरप्राइज एलिमेंट है, हम थोड़ा सा उसमें सरप्राइज दिखा रहे कि वो ना सिर्फ इंटेलिजेंट है लेकिन हार्ड वर्किंग भी है राइट। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इंटेलिजेंट है लेकिन हार्ड वर्क हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट हो गया कि वो सिर्फ ना इंटेलिजेंट है बल्कि वो हार्ड वर्किंग भी है। सो इन दैट वे देन वेदर और ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करना है, अनसर्टेनिटी प्रोवाइड करना है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की अनिश्चितता हो, मतलब उसके होने या ना होने का हमको गारंटी या फिर इतना ज़्यादा आश्वासन नहीं होगा, उस वक्त हम अनसर्टेनिटी बोलते हैं, ठीक है। लुक एट दिस वेदर और, वेदर ही कम्स और नॉट, चाहे वो आए या ना आए, तो उसके बाद में कोई कंडीशन ऐड कर लो अपने हिसाब से राइट। वेदर ही कम्स और नॉट वी विल गो, चाहे वो आए या ना आए हम तो जाएंगे। नो सूनर दैन, इमीडिएट सीक्वेंस के लिए जैसे हमको बताना है कि किसी एक इवेंट के होने के इमीडिएटली कुछ और हो गया, उसी के बाद ही, तुरंत, थोड़ी ही देर में, बहुत ज़्यादा डिले नहीं हुआ उसके लिए। एग्जाम्पल के लिए नो सूनर हैड आई रीच्ड दैन इट स्टार्टेड रेनिंग, मतलब मैं पहुंचा ही था कि बारिश होना शुरू हो गई। देन हार्डली व्हेन का भी सिमिलर यूज़ ही है इमीडिएट सीक्वेंस बताने के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखो, हार्डली हैड आई सैट डाउन व्हेन द फोन रैंग, मतलब मैं बैठा ही था कि फ़ोन बज गया, तो यू कैन यूज़ दैट। स्कार्सली व्हेन इमीडिएट सीक्वेंस, अगेन स्कार्सली हैड ही बिगन स्पीकिंग व्हेन द बेल रैंग, मतलब उसने अपनी बात करनी बस शुरू ही करी थी कि उतने में बेल बज गई। एंड लास्टली रादर दैन का यूज़ करा जाता है प्रेफरेंस के लिए। प्रेफरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए हमारी प्राथमिकता हो, कोई चीज़ लेना या ना लेना या चाहना करना, ये हमारी चॉइस है या नहीं, इसके लिए प्रेफरेंस ये वर्ड यूज़ करा जाता है। तो रैदर दैन का यूज़ कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देखो, आई वुड रैदर रीड दैन वॉच, बोल रहा है कि मैं रीड करना पसंद करूँगा टीवी देखने के बजाय। सो हियर हमारी प्रेफरेंस जो है, प्राथमिकता जो है, वो ज़्यादा किसको है, रीडिंग को है, ना कि टीवी देखने को। सो यू कैन से मेनी अदर एग्जाम्पल्स, आई वुड रैदर लव टू वॉच मूवी दैन टू प्ले, खेलने के बजाय मैं मूवी देखना पसंद करूँगा। आई वुड रैदर लव टू गो टू मुंबई दैन टू पुणे, मैं मुंबई जाना पसंद करूँगा ना कि पुणे। सो दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स कैन बी यूज्ड प्रेफरेंस बताने के लिए। हमारी 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ जो हमको ज़्यादा पसंद है या फिर जो करना हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, वो ज़्यादा हम पसंद करेंगे, वो बताना होगा, तो रैदर दैन का इस्तेमाल करेंगे। होपफुली ये सेशन तुमको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स होंगे तो ग्रुप पे मेरा नंबर ऑलरेडी है, यू कैन जस्ट DM मी एंड आई विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। इवन आफ्टर दैट अगर कुछ समझ में नहीं आता, डोंट वरी, आई विल बी देयर एट द कोचिंग सेंटर। इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा रिपीटेड स्केल पे देखो, योर कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर एंड देन कंटिन्यूसली आपको बहुत सारी वर्कशीट्स प्रोवाइड करूँगा विच विल एक्चुअली इवन मोर पॉलिश ऑल ऑफ आवर कॉन्सेप्ट्स। विद दैट सेड, फॉर टुडे आई विल टेक योर लीव, बाय बाय।